हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक तो इस तरह का कोई फॉर्मेट हो सकता है। अब यहाँ पर रूट 5 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, या रूट 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे ही सवाल एक ही तरह से करने हैं आपको। तो एक तो ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई एक संख्या लिखी है रूट के अंदर और आपको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5, इस तरह का कोई, या फिर ये बटे में संख्याएं भी लिखी हो सकती हैं, या कुछ इस तरह से, या फिर जोड़ के रूप में, या फिर घटाने के रूप में, इस तरह की कोई एक संख्या लिखी हो सकती है और उसको भी सिद्ध करना होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें दोनों में मैच होती है। तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद में फिर ये वाला क्वेश्चन बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है, हमें कहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब इसको अपरिमेय संख्या बोला है तो पहले हम क्या मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो हमें ये मान के चलना है कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हमें एक परिमेय संख्या लेनी भी तो होगी। तो हम एक परिमेय संख्या a/b मान लेते हैं। तो इसलिए हमने जो एक परिमेय संख्या मानी है वो क्या मानी है, a/b, और a/b के बराबर में हमने क्या कर दिया है, रूट 5। ठीक है, यहाँ पर रूट 5 हमने कर दिया। ठीक, अब हम ये लिखेंगे कि जहाँ a और b क्या है, ये जो a और b है ना वो पूर्णांक है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा और हम क्या लिखेंगे कि a व b, ये जो a और b हैं वो आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अच्छा, आप लोग सह अभाज्य संख्याएं तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जहां a और b पूर्णांक हैं, और क्या है, a और b आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और हम ये मानेंगे कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो ये b टर्म है ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये a/b परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये हमारी कंडीशन होती है, और ये आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे ये फॉर्मेट हो चाहे जो दूसरा फॉर्मेट है उसमें भी आपको ये चीज तो लिखनी ही पड़ती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, दोनों और क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि अच्छा, इसको वर्ग कर लेते हैं और यहाँ सीधे लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो सीधे हमने इसका वर्ग कर दिया, रूट 5 इसकी घात भी 2, और यहाँ साइड में लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, हमने ये लिख दिया कि इसको हमने दोनों ओर वर्ग कर रखा है, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² / b² बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो ये b² है, ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² = 5b², और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा था मैं आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगी। चलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं। अब जैसे हमने माना कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 6 ले लिया। अब 2 के जो फैक्टर होंगे वो 2 गुणे 1, और इस जो 6 के फैक्टर है वो क्या होंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, और 2 के फैक्टर हो गए 2 और 1, 6 के फैक्टर हुए 1, 2, 3। अब इन दोनों का कोई भी एक गुणनखंड जो आपस में मैच हो रहा हो, तो हाँ, 2 है जो आपस में मैच हो रहा है, 1 के अलावा। ठीक है भाई, 1 तो मैच होगा, 1 तो सब में ही मैच होता है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 के अलावा अगर कोई भी और गुणनखंड मैच होता है, ठीक है, तो ये आपस में कैसी संख्याएं होती है, ये सहअभाज्य नहीं है, ये सहअभाज्य नहीं है। अब आपको बताते हैं कि सहअभाज्य क्या है। अब हम मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, और यहाँ हमने ले लिया 3। तो 2 के लिए 2 गुणे 1, और 3 के लिए हमने ले लिया 3 गुणे 1। ठीक है, तो 1 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो आपस में मैच हो रहा हो। इसका मतलब ये दोनों, क्या 2 और 3 आपस में कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि हमने जो माना है कि a और b सहअभाज्य है, इसका मतलब ये है कि a और b का कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं होना चाहिए, ये हमको लेना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 12 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर 6 ले लिया। अब 6 है तो यहाँ पर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 मैच हो रहा है, ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है। भाई एक एक तो दोनों में ही आएगा, तो एक एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 फैक्टर मैच हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 फैक्टर मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये भी आपस में सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, को प्राइम नंबर्स ये नहीं कहलाएंगे। ठीक है,
अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 7 ले लिया और यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संख्याएँ आपस में सहअभाज्य संख्याएँ हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि 4 के फैक्टर बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 1 और इस 7 के फैक्टर क्या बनेंगे 7 गुणे 1। अब 1 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो मैच हो रहा है, ठीक है? आई होप आपको ये सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है? अब हम चलते हैं सवाल में। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जब यहाँ तक हम कर लेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यानी कि ये जो b स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें एक लैंग्वेज लिखनी है कि ए स्क्वायर किससे 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब जो ये ए स्क्वायर है ना, ये इस 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अगर बटे में आ जाएगा तो विभाजित तो होगा ही होगा। तो क्या लिखेंगे कि जो ए स्क्वायर है 5 से विभाजित है, ठीक है? हमको ये पता चला कि ए स्क्वायर है वो किससे 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि जो a है, ठीक है, जिसका अगर स्क्वायर उस संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी तो उससे कटेगी। तो पता है a भी 5 से विभाजित है। हम ये लिख देंगे कि a भी 5 से विभाजित है। अब हम क्या मानेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ से कुछ अलग मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कोई संख्या, हम एक संख्या और मान लेते हैं। तो माना कोई संख्या, हम मानेंगे कोई संख्या है हमारे पास जिसको यही जो ए था ना, ए बराबर हमें मानना है। और क्या मानना है, 5c, ठीक है? इस 5 के बराबर मानना है, लेकिन c यहाँ पर एक और टर्म लेके मानना है। तो a बराबर 5c मानना है हमको, ठीक है? 5c। तो जहां, और क्या लिखेंगे, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। जहां पर क्या है, c एक पूर्णांक है, तो a बराबर हमने 5c माना है। अब जहां पर ये a है ना, वहां पर क्या लिखेंगे, 5c लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे पहले कि समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, जहां पर a है वहां पर हम क्या लिखेंगे 5c और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 5b स्क्वायर, ठीक है? ये 5b स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर हो जाता है कितना, 25। तो यहाँ 25c स्क्वायर, यहाँ तो 5 रहेगा और यहाँ क्या b स्क्वायर। अब 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है? या तो आप ये कट लगा लें, अगर आप कट नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप इसको 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन लगभग सेम ही कंडीशन बनती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि अगर 5 बटे में आ जाएगा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ठीक है? तो हम लिखेंगे कि अतः जो बी स्क्वायर है वो किससे 5 से विभाजित है, विभाजित है। जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तब तब क्या होगा कि बी भी तो 5 से विभाजित होगा। तो बी, यहाँ भी लिख देते हैं, बी भी 5 से विभाजित है, ठीक है? 5 से विभाजित है। हम ये कह सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो बी भी तो 5 से विभाजित होगा। तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम, अच्छा इसको ना हमें समीकरण सेकंड मानना है, ओके? तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 जो ये हमने बनाई थी, ये वाली समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो 5 है, ठीक है, जो ये 5 है, 5 ए से भी विभाजित हो रहा है और 5 जो है वो बी को भी तो विभाजित कर रहा है, ठीक है? भाई 5 जो है वो ए को विभाजित कर रहा है और 5 जो है वो बी को भी तो विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि क्या 5 5 जो है वो ए व बी, ठीक है, ए व बी दोनों से विभाजित है, ए व बी दोनों से विभाजित है। परंतु, ठीक है, अब ये 5 जो है वो ए व बी को दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन हमने ऊपर क्या मान रखा था, हमने तो ये माना था कि जो ये ए और बी है वो कैसे सह अभाज्य है, यानी कि इनका कोई भी गुणनखंड आपस में मैच ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो एक गुणनखंड 5 निकल के आया जो कि मैच हो रहा है, ठीक है? तो यही हम लिखेंगे, परंतु हमने माना था कि ए व बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य हैं। फिर क्या लिखेंगे, हमारी यह धारणा या फिर यह मान्यता, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारी यह धारणा कि √5
एक परिमेय संख्या है ठीक है, गलत है। अतः √5 एक, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये सिद्ध हो गया। तो आपको ये लैंग्वेज याद कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। एक दो बार आप इसको करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अतः √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो बस ये सवाल इसी प्रकार लगाना था और यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए ये सवाल क्या है, सेकंड कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें ना जो रूट वाला फंक्शन होगा, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि रूट यहाँ पर √5 है, ठीक है, √5 √2 √3, तो ये चीज हमको पहले से ही हमने सिद्ध कर रखा है और हमको पता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये तो हमको मानना है पहले से कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बाकी इसको हमें प्रूव करना है कि ये पूरी की पूरी भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना, अब यहाँ पर ये पूरी संख्या लिखेंगे क्या, 3 + 2√5, इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको परिमेय संख्या के हमें इक्वल तो करना होगा। तो क्या लिखेंगे, a + b बराबर क्या, 3 + 2√5, ये हमें a + b के बराबर दिखाना होगा। और जो लैंग्वेज हमने अभी जस्ट पहले लिखी थी ना, वही लैंग्वेज हमको यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखना है कि जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे जहाँ a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक है, और क्या लिखेंगे, और a व b कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो a व b सह अभाज्य हैं। और क्या लिखेंगे, जहां b जो है वो क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये लैंग्वेज हमें उसमें भी लिखनी थी, ये लैंग्वेज हमें इसमें भी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जो ये रूट की संख्या ना, इसको हमें अकेला करना है। ये समझ लीजिए कि इसको ना यहाँ सिंगल टर्म रह जाइए और बाकी जितनी संख्याएं हैं ये इस तरफ चली जाए पक्षांतर होके। तो कैसे जाएंगी ये संख्याएं, देखिए यहाँ पर a/b तो ऐसे लिखा रहेगा। अब जो 3 है ना, उसको यहाँ ले आएंगे, 3 माइनस का हो जाएगा, बराबर 2√5 अभी ना ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे, b और 1 का जो एलसीएम है वो b आ जाएगा, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a, b की जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या 3 भी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 2, एक मिनट, यहाँ 2√5, ठीक है। अब ये 2 भी यहाँ से हटा देंगे तो ये 2 है ना, यहाँ आ जाएगा अपॉन में, यानी कि a - 3b, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा b के साथ, b के मल्टीप्लाई में। ये इतना हमने बना लिया। जब हमने इतना बना लिया, ठीक है, तो इसको ना एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना है। क्या लैंग्वेज लिखना है हमें, अब हम लिखेंगे कि चूंकि अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है, इसमें हमको a दिख रहा है, इसमें हमको b दिख रहा है, इसमें हमको 2 दिख रहा है, इसमें हमको 3 दिख रहा है। b 2 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a b, ठीक है, a b हो गया, 2 व 3, ठीक है, इसमें कितनी संख्याएं हैं, a है, b है, 2 है और 3 है। तो ये सभी कैसी हैं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, हम जानते हैं। तो ये सभी पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं। अतः जब ये सभी पूर्णांक हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे अतः a - 3b अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब ये है कि अतः जो ये √5 है ना, ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर परिमेय संख्या इस तरफ है तो इस तरफ भी तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, परंतु यह इसका विरोधाभास है, ठीक है, यह इसका विरोधाभास है। ये लैंग्वेज होगी, आपको यही लैंग्वेज दिखना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। परंतु यह इसका विरोधाभास है कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ये इसका विरोधाभास है, इसका उल्टा है, जस्ट ये कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब बस इतना लिखने के बाद सीधे लिखने देना है आपको कि अतः क्या पूरी की जो पूरी संख्या थी, क्या 3 + 2√5 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और बस ये सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाता है पेपर में, ठीक है। 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता जरूर है, ठीक। अच्छा ये तो हो गया ये। अब इसी तरह का कोई भी सवाल हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास सवाल है, अब मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 6 + √2 और हमें इसको दिखाना है, तो इसको भी हमें a/b मानना होगा। फिर क्या करेंगे, फिर a/b, ये 6 माइनस में चला जाएगा तो a, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एलसीएम तो b हो जाएगा, ये b यहाँ चला जाएगा तो 6b, और यहाँ पर क्या √2 हो जाएगा। तो बस इतना हो गया, बाकी लैंग्वेज तो आपको पूरी यही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर √2 हो गया, तो यहाँ पर जब हम यहाँ √5 लिख रहे हैं, हमें क्या लिखना है, यहाँ पर √2 लिखना है। तो कोई भी सवाल हो, अब मान लीजिए कोई अपॉन वाली संख्या हो, हम ये मान लेते हैं कि 1/√2 कुछ ऐसा लिखा हुआ, तो इसको भी हमको 1/b ही मानना है, 1/b ही मान के चलना है। इसमें क्या होगा, इन संख्याओं को हमें पहले ऊपर नीचे करना होगा, इसको हमें b/a करना होगा। इससे क्या होगा, √2/a हो जाएगा, ठीक है, √2/a हो जाएगा। तो यहाँ से b/a और यहाँ से क्या √2 हो जाएगा। इसमें भी सेम हमको वही लैंग्वेज लिखनी है, क्या कि a और यहाँ पर क्या है b, ये सब पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो बस पूरी लैंग्वेज आपको यही लिखनी है। या फिर आप इसको ना उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि भाई √2 है तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ √2 है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।